Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है डिसीजन थियरी। डिसीजन थियरी में सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके अंदर मेन 5 स्टेप्स दिए गए हैं। वो 5 स्टेप आप कोई भी डिसीजन लेते हो, दे आर जनरलाइज्ड, दे आर नॉट मैथमेटिकल। दुनिया में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनका एनालिसिस करके ये 5 प्रिंसिपल बनाए गए हैं। और जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, उसके अंदर बताया गया है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। वी नो दैट हमें डिसीजन लेने की जरूरत कब पड़ती है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तभी हम उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है सेकंड है, क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप सोचते हो आंसर्स, यानी सेकंड पॉइंट है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और एक्ट्स अवेलेबल। जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्या क्या ऑप्शंस है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे कहा जाता है हमारा सेकेंड स्टेप, यानी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर द प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा स्टेप है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स है वो ऑल्टरनेटिव्स हम सिलेक्ट करेंगे। अब वो सिलेक्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसके गेन क्या है, लॉस क्या है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हर ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा तीसरा जो स्टेप है वो होता है कि कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। हम कैलकुलेशन करते हैं हर एक ऑल्टरनेटिव के गेन एंड लॉस की। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं सिचुएशन में कि हाँ इससे इतना फायदा होगा, उससे इतना लॉस हो रहा है, तो आप फिर क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कोई एक ऑल्टरनेटिव। यानी चौथा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। एंड सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। आप सोच लेते हो कि अब हमें आगे टीवाई बीकॉम के बाद आगे हमें जाना है एमबीए के अंदर, मैं एमबीए करूंगा या एमसीए करूंगा, मगर अगर आप उसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं देते हो और उसमें पास आउट नहीं होते हो, यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा सिलेक्शन का, तब तक कोई फायदा नहीं है। यानी पांचवा स्टेप है हमारा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिलेक्टेड एक्ट। यानी ये 5 स्टेप्स है जो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में हम कह सकते हैं। और इन 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करें हम, उसके बाद में आता है हमारा मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइटल हमारे चैप्टर का डिसीजन थियरी है। डिसीजन मेकिंग यानी क्या, तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव और एक्ट बाय कंसीडरिंग different external conditions and the gain or loss of different alternative, then it is known as decision making। हमारे पास जो भी अलग अलग एक्सटर्नल कंडीशंस है, क्योंकि सभी डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं होते, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो अलग अलग एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उन ऑप्शंस में से आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। उस सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसे कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास मेनली 2 टाइप के डिसीजंस हम ले सकते हैं, 2 मेथड्स है। पहली मेथड है, मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर पहली मेथड है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर टोटल 4 प्रिंसिपल है। मैक्सिमिन प्रिंसिपल, मैक्सी-मैक्स प्रिंसिपल, थर्ड इज लाप्लास प्रिंसिपल, फोर्थ इज हर्विट्ज प्रिंसिपल और समवेयर इट इज नोन एज आल्सो हर्विच प्रिंसिपल। तो ये 4 प्रिंसिपल है जो कि इंक्लूड होते हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर। उसके बाद जो पार्ट है, दूसरी मेथड है, उसे कहा जाता है डिसीजन अंडर रिस्क। तो जब प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशंस अवेलेबल ना हो तो उस वक्त हम यूज करते हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। मगर कुछ प्रोबेबिलिटी अवेलेबल हो तो हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। आई मीन वैसे तो मेन तो एक ही है, ईएमवी क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और उसके ऊपर से दूसरा आता है ईवीपीआई, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये मेन टॉपिक है
जिसके अंदर अभी हम दो छोटी सी डेफिनेशंस है जो हम देखने वाले हैं, जिसमें पहला जो है वो है एक्ट और स्ट्रेटेजीज। तो टर्म्स के अंदर एक्ट और स्ट्रेटेजीज यानी क्या, हम ऐसे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग में ही कह चुके हैं कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल जो होते हैं इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर अ गिवन प्रॉब्लम आर नोन एज acts or strategy. They are denoted by capital letters A1, A2, A3, etc. etc. तो ये हुआ नोटेशन हमारे एक्ट्स और स्ट्रेटेजीज का, यानी ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्ट्स और स्ट्रेटेजीज। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है इवेंट, और स्टेट्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है समटाइम्स। तो इवेंट यानी क्या, तो इन अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम some of the conditions which are not in the control of the decision maker and they are known as our events or states of nature. कुछ conditions ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो कोई एक फार्मर है, उसे अलग अलग क्रॉप्स डिसाइड करने हैं कि वीट, राइस, कॉटन, वॉटेवर, इसमें से कौन सा क्रॉप सिलेक्ट करना चाहिए बिफोर मॉनसून। तो ये जो तीन ऑप्शन हमने कहे, वीट है, कॉटन है एंड राइस है, तो ये तीनों अल्टरनेटिव्स हुए, उन्हें कहा जाता है एक्ट्स। और ये जो सिलेक्शन है उसका जो है वो सिलेक्शन डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशन यानी रेन के ऊपर, हैवी रेन, मॉडरेट रेन या लेस रेन, कम रेन है, मीडियम रेन है, ज्यादा रेन है, बारिश, तो वो जो कंडीशंस है इसे कहा जाता है इवेंट्स। तो बारिश की कंडीशन है वो इवेंट्स होगी, और जो ऑप्शंस हमारे अवेलेबल है वीट, राइस एंड कॉटन, तो उसे हम कह सकते हैं एक्ट्स। तो हमें एक्ट्स डिसाइड करने हैं अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर और कंडीशंस, और वो जो हिस्सा है वो हमें देखना है पूरे एग्जांपल्स के अंदर। एक्ट्स हमें दिखेंगे, इवेंट्स हमें दिखेंगे। एक्ट्स को कैपिटल लेटर्स A1, A2, A3 से यूज किया जाता है, इवेंट्स को यूज किया जाता है S1, S2, S3 और E1, E2, E3। तो ये कुछ हमारा पार्ट हुआ शॉर्ट के अंदर, और इससे रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, सिलेक्ट द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी कौन से होंगे, तो हमारे पास चार प्रिंसिपल है, जिसके अंदर है पहला प्रिंसिपल मैक्सिमिन प्रिंसिपल। मैक्सिमिन प्रिंसिपल का मीनिंग होता है कि हमें ये जो भी एक्ट्स की वैल्यू दी गई है उसमें से मिनिमम वैल्यूज ढूंढनी है, और उसमें से हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमम। कैसे, तो मैं लाइव समझाऊंगा एग्जांपल में ही, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए पूरा हिस्सा। चार प्रिंसिपल में हम पहला ये हिस्सा देख रहे हैं। प्रिंसिपल यूज करने के लिए हमें सिस्टम थोड़ी ध्यान रखनी है, हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी हमें पहले फाइंड करना होगा इन एक्ट्स की मिनिमम वैल्यूज। तो हम पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं मिनिमम वैल्यूज अमॉन्ग द एक्ट्स। तो मिनिमम वैल्यू जो अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो पहले एक्ट में मिनिमम वैल्यू है -25, दूसरे एक्ट की मिनिमम वैल्यू है वो है -10, और तीसरे एक्ट की मिनिमम वैल्यू है जिसे कहा जाता है यहाँ पे 0। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट ये मिनिमम वैल्यू में से हमें लेना है मैक्सिमम वैल्यू, यानी तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये 0। मगर ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के अंदर हम पेसिमिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, यानी नेगेटिव थिंकिंग माना जाता है। क्यों, क्योंकि हम पहले ले रहे हैं मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, और उसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो इस अप्रोच को, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल विथ पेसिमिस्टिक अप्रोच। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछा जाता है, गिव एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विच हैज पेसिमिस्टिक अप्रोच, तो वो याद रखेंगे, वो होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल। और इसका आंसर जो है वो तो रेडी हो चुका है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग all minimum values मैक्सिमम लेनी है is 0 for A3 एक्ट, यानी हमें जो सिलेक्ट करना था बेस्ट एक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमीन प्रिंसिपल A3 इज द बेस्ट एक्ट, A3 को कहा जाता है बेस्ट एक्ट। तो ये हुआ हमारा पहला प्रिंसिपल, जिसमें हमने पहले मिनिमम वैल्यू ढूंढी, उसमें से मैक्सिमम, यानी इसे कहा जाता है मैक्सिमीन प्रिंसिपल। अब हमारा दूसरा प्रिंसिपल है
जो कि है मैक्स प्रिंसिपल। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों ही मैक्सिमम है, इसलिए ऑब्जर्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। यहाँ पे हम ढूंढने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम यानी 8, 50 एंड -25 में मैक्सिमम हुआ हमारी वैल्यू 50 यानी 50। सेकंड के अंदर 70, 45 -10 में मैक्सिमम वैल्यू हुई 70। थर्ड के अंदर 50, 40 एंड 0 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हुई 50। और इस वैल्यूज में से आपको सिलेक्ट करनी है मैक्सिमम वैल्यू, यानी अमॉन्ग ऑल मैक्सिमम वैल्यूज वी आर सिलेक्टिंग मैक्सिमम वैल्यू। और इस प्रिंसिपल में सभी मैक्सिमम वैल्यूज है, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव अप्रोच वाला प्रिंसिपल, यानी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहा जाता है मैक्सिमस प्रिंसिपल के अंदर। यहाँ पे पेसिमिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, वहां पे ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और इसका अगर कंक्लूजन लिखना है हमें, तो हियर पैटर्न वही है, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, खाली नीचे मिनिमम की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे मैक्सिमम से। हियर द मैक्सिमम वैल्यू among all maximum values is, आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू है 70 एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं therefore we can say that A2 is the best act। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A2 is the best act। तो एकदम बेसिक प्रिंसिपल है, एकदम इजी मेथड है। एक सम इस मेथड का हमारे एग्जाम में गुजरात यूनिवर्सिटी में 100% होता है, तो खास ध्यान रखना है। पूरे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, 6 से 7 मार्क्स तक का सम हो सकता है। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है जो कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर से ही यूज किया गया है, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग। प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग का इस्तेमाल किया था, लाप्लास प्रिंसिपल कहा जाता है उसे। लाप्लास प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कहा, इसकी कैलकुलेशन आप तीनों के लिए अलग लिख सकते हो, या हम सिंपली करेंगे क्या, हम यहीं पे उसकी एवरेज वैल्यू ढूंढ लेंगे। अब आपको खास ध्यान ये रखना है, एवरेज वैल्यू किसकी, जैसे यहाँ पे किया हमने, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से लिया, तो ऑब्जर्वेशंस है उसमें से, यानी हमें इन तीनों की एवरेज वैल्यू निकालनी है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 50 माइनस करना है ये 25, यानी 25 प्लस 8 यानी 33 डिवाइडेड बाय 3, 33 डिवाइडेड बाय 3 यानी वो होगा 11। सिंपल कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। इसके अंदर भी आप वैसे ही करते हो, 70 प्लस 45 यानी 115 माइनस 10, 115 माइनस 10 यानी 105, 105 डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो वो आपको मिलेगा 35। एवरेज निकालनी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 50 प्लस 40 90, जीरो है यानी कोई कंसीडर करना नहीं है। 90 बाय 3 यानी आप लिख सकते हो उसे 30। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट अगेन वही है, सभी वैल्यूज में से हमें लेनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि हियर मैक्सिमम वैल्यू इज 35 फॉर A2 act and therefore A2 is the best act। तो पैटर्न वाइज अगर कहे तो मेथड सभी सेम टाइप की है। कैलकुलेशन इसी टेबल के ऊपर से हमें करनी है, जिसके अंदर पहले मिनिमम में से मैक्सिमम लिया जो कि आया 0, सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू लिया जो कि आया 70। एवरेजिंग का इस्तेमाल किया लाप्लास जी ने। लाप्लास प्रिंसिपल के अंदर इनकी एवरेज निकालनी है ऑब्जर्वेशंस की। ध्यान रखना है एक्ट की वैल्यू है उसी की एवरेज निकालनी है और हम डिसाइड कर सकते हैं। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है चौथा हमारा, जिसका नाम है, वैसे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, हर्विट्स प्रिंसिपल। समटाइम्स हर्विट्स की जगह हॉर्विच भी नाम यूज होता है। कुछ ऑथर्स ने हॉर्विच लिखा है, कुछ हर्विक्स भी लिखते हैं, टी की जगह पे सी, यानी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बुक्स ऑथर्स ने नाम इनके पता नहीं क्यों अलग अलग यूज किए। तो नाम चाहे अलग हो, फॉर्मूला सभी में सेम है। इस फॉर्मूला में हमें कहा गया है कि आपको लेना है अल्फा इनटू मैक्सिमम वैल्यू। समझाता हूं मैं ये कैसे यूज करनी है फॉर्मूला हमें, प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू मिनिमम वैल्यू। तो काम एकदम इजी ही है, कोई कष्टदायक काम है नहीं। अब अल्फा यानी
हॉर्विट्ज ने क्या किया, इन्होंने कॉम्बिनेशन किया। जब पहला प्रिंसिपल आया जब, तो उस प्रिंसिपल में हमने कहा इट इज ऑफ द पेसिमिस्टिक अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच है। दूसरा प्रिंसिपल आया उसमें हमने कहा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। इन्होंने कॉम्बो पैक यूज किया, उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज किया। उन्होंने अल्फा बोला है कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म व्हिच इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। यानी अल्फा की वैल्यू 0 एंड 1 के अंदर होती है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन में हमें बताया गया है अल्फा 0.6 है, तो 1 माइनस अल्फा होगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। मैक्सिमम वैल्यू कैसे करना है कैलकुलेट, तो एक्ट के लिए हर एक के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉर A1 के लिए अल्फा सभी में फिक्स है 0.6। A1 में आप ऑब्जर्व करो दो वैल्यू रेडी है। दैट से ऊपर वाली मिनिमम वैल्यू पहले ना लिख ले, हमें पहले मैक्सिमम लिखना है यानी 50 प्लस 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। मिनिमम वैल्यू लेनी है उसी एक्ट की मिनिमम वैल्यू यानी -25, और ये होगा 0.6 इंटू 50 दैट वुड बी 30 माइनस 10 यानी हमारा पहला आंसर जो है वो पहला आंसर होगा 20। यानी इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है हॉर्विट्ज प्रिंसिपल के अंदर। हॉर्विट्ज प्रिंसिपल में हम पहले अल्फा के साथ मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल एक्ट वाइज हमें यहाँ पे भी काम करना है। देख लेते हैं आप दूसरे एक्ट के लिए भी। फॉर एक्ट A2 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 0.6 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से A2 की मैक्सिमम वैल्यू है 70 प्लस 0.4 इंटू इट्स मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो है वो है -10। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, तो 0.6 इंटू 70 यानी 42 माइनस ये जो है वो होगा 4 यानी इसका आंसर जो है वो होगा 38। तो ये दूसरा आंसर हुआ हमारा। उसी तरह से कैलकुलेशन इजी है। एक्ट्स आपको ज्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट एक्ट्स। आपको ये कैलकुलेशन हर बार करनी होती है। तीसरे के लिए 50 वैल्यू दी गई है, 50 फॉर मैक्सिमम वैल्यू, 0.4 इंटू मिनिमम वैल्यू है 0। तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है वो होगा 0.6 इंटू 50 यानी 30 प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमारा जो आंसर है वो होगा 30। और अगर इस प्रिंसिपल का हमें फाइनली कंक्लूजन लिखना है तो आप कंपेयर कर सकते हो 20, 38 एंड 30। इन सभी वैल्यूज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो अगर कहनी है हमें तो वो जो है वो होगी 38। तो हम कह सकते हैं कि हियर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 38 फॉर A2। So we can write that so A2 is the best act। तो जो A2 है उसे हम कहेंगे बेस्ट एक्ट। यानी 4 प्रिंसिपल इंक्लूड किए जाते हैं जिसके अंदर मैक्सिमिन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है थियरी में, ऑब्जेक्टिव में तो भी आप एक्सप्लेन इसी तरह से कर सकते हो, वैल्यू खाली हटा देनी है। इन द मैक्सिमिन प्रिंसिपल वी सिलेक्ट दैट एक्ट विच हैज मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग ऑल मिनिमम वैल्यूज। तो ये सीधा बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर। उसी तरह से आप मैक्स के लिए भी लिख सकते हो। लाप्लास में आपको सिंपली लिखना है कि इन लाप्लास प्रिंसिपल वी कंसिडर द एवरेजेस ऑफ ईच एक्ट एंड अमॉन्ग दैट एवरेजेस the act which has maximum value is considered as the best act। इन हॉर्विट्ज प्रिंसिपल और हॉर्विट्ज प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मूला कि अल्फा इंटू मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम वैल्यू। अल्फा इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 and we calculate for each act the value from this formula and the act which has maximum value according to the formula is considered as the best act। तो आप 4 प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ना दी जाए तब उस डिसीजंस को कहा जाता है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये हुआ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पहला एग्जांपल, और एग्जाम में ये होता ही है। 2-3 सम की इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हमें EMV क्राइटेरियन एंड EVPI क्राइटेरियन का इस्तेमाल करना है जो कि होता है इन द डिसीजन अंडर रिस्क, जो कि हम हमारे सेकेंड लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.